मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। एकांत, भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। धनानंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। भूल गए हो तुम कि प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। राजा को उसके भरी सभा में उसको चेतावनी कौन दे रहा है? कौन कह रहा है, तुम अपने कर्तव्य से भटक गए हो, मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म करूंगा, अत्याचार को खत्म करूंगा, मैं तुम्हारे राजवंशों को खत्म करूंगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कंधार से लेकर असम तक एक भारत हो सकता है। 100-200-300 साल पहले नहीं, आज से 2300 साल पहले यह सोच उस व्यक्ति की है जिस इतिहास में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है: चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नमस्कार, मैं हूं अभय। YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज पर आपका स्वागत है। 2300 साल के पहले राजनीतिक मानचित्र में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस समय भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और खंड साम्राज्य था मगध। इस साम्राज्य की चाणक्य ने अपनी सूझबूझ से नींव रखी थी। इससे बड़ी बात, उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया था, बल्कि साम्राज्य को, देश को जनता के हित में कैसे चलाना चाहिए उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी। कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल्य शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? राजा का है या शासक, उसके प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? इससे आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य अर्थशास्त्र में बताया था। कौटिल्य राजा को एक राजऋषि के तौर पर देखते थे। सुख का मूल क्या है? आचार्य, आपने हमें बताया है, सुखस्य मूला धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल अर्थ है। अच्छा, तुम बताओ, राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। चाणक्य को राजा नहीं, एक ऐसा राजा चाहिए था, एक ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वह भारत में महान जनपदों का काल था, जिनमें मुख्य थे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरासेना, अस्माका, अवंती और कंधार। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। राज्य में शास्त्र, पुराण और राजा के इच्छाओं के अनुसार शासन होता था। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक बड़ी घोषणा की थी। राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्य का विधान शास्त्रों के विधान के ऊपर है। राज्य, धर्म, न्याय के आधार पर चलेंगे, न्याय के। आचार्य, अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों का विधान परस्पर विरोधी हो तो? यह एक बड़ा प्रश्न था 2300 साल पहले भी और आज भी। चाणक्य जिसे धर्म, अन्याय या राज्य का विधान कहते थे, वह आज का संविधान है। चाणक्य ने कहा था, राज्य की इच्छा और ब्राह्मणों के शासन से सरकार नहीं चलेगी। संविधान ही सर्वोपरि है। जहां शास्त्र और राज्य के धर्म न्याय में विरोध हो, वहां राज्य का विधान चलेगा, संविधान चलेगा। आज से 2300 साल पहले
संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना काफी बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी। जिस राज्य की कल्पना चाणक्य कर रहे थे वह भारत में मौजूद नहीं था। चाणक्य तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। तक्षशिला जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वह 2000 साल पहले अध्ययन और अध्यापन का राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। यह है तब के तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष की तस्वीरें। चाणक्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया और वहीं आचार्य बने। तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में चाणक्य की गिनती होती थी। चाणक्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा, लेकिन क्या जन्म यहीं हुआ, इस पर एक राय नहीं है। प्राचीन जन्म ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म कौले नाम के जनपद में हुआ था। इनके पिता का नाम चाणक और माता का नाम चौरेश्वरी था। इनके घर जन मुनियों और सन्यासियों का आना जाना था। चाणक्य के जन्म पर भी जनवरी सन्यासिन के घर पहुंचे थे। बालक के मुंह में जन्म से ही दांत विद्यमान है। इससे तो ये प्रतीत होता है कि एक दिन बालक ये राजा बनेगा। राजा? हमारी तो इच्छा थी कि ये बड़ा होकर जैन मुनि बने और या फिर आचार्य बने। यदि इनका ये दांत निकाल दिया जाए, राजा का निर्माता बने। चाणक्य बड़े होकर आचार्य बने, लेकिन उनकी रुचि राजकाज में थी, दंड नीति में थी। राजकाज कैसे चलाना चाहिए, इन सब बातों पर थे। वैराज्य बिना राजा का राज्य। ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों को छीन लेता है, उन्हें अपना नहीं समझता, उन पर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, उनका विक्रय कर देता है। इसे रोका कैसे जा सकता है आचार्य? इसे रोका ही नहीं जा सकता, इसे पराजित भी किया जा सकता है। वो कैसे आचार्य? यदि देश के निवासी उस विदेशी राजा का विरोध करें तो उसे भागना ही होगा। सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा। यह हम सबका उत्तरदायित्व है, सबका। चाणक्य जिस समय तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाले समस्याओं के बारे में छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देश पर कब्जा करता हुआ मेसिडोनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब का फारस और आज का ही ईरान था। उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान कहा गया। फारस पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नजर भारत पर थी। सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंट के कुछ इलाके आते हैं। उस वक्त का धार का राजा आम्बिर था। आम्बिर ने सिकंदर के सीना को रोकने की कोशिश नहीं की। राजा आम्बिर ने बगैर किसी विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। कंधार के बाद बारी पंजाब की थी। वहां का राजा बोरस था, लेकिन बोरस के बहादुरी के बावजूद भी जल्द ही सिकंदर का कब्जा हो गया। चाणक्य के जीवन की कहानी के बारे में आगे जाने के लिए हमारा दूसरा भाग से